नमस्कार, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रोहित पोखरियाल लेकर हाजिर हूं। मैं हमारी खास पेशकश, पक्की जीत का दावा, कहां किसकी हवा। हर फेज के बाद हर एक दल जीत के बड़े बड़े दावे कर रही है, मगर कोई भी पार्टी अपने दावे को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त, कॉन्फिडेंट नजर नहीं आती। मतदाताओं का मूड इस बार ज्यादा क्लियर नहीं है और इसीलिए हर चरण के बाद अगले चरणों के लिए तमाम पार्टियां पूरी ताकत झोंकती हुई भी नजर आती है। लोकसभा की ज्यादातर सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। पिछले चुनावी नतीजों के आधार पर ही जीत का अंदाजा लगाया जा रहा है। उत्तर भारतीय राज्यों में मजबूत भारतीय जनता पार्टी ने इस बार दक्षिण भारतीय राज्यों में भी विजय पताका लहराने की रणनीति पर काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण में प्रवेश को रोकने के साथ ही उत्तर भारतीय राज्यों में भी इंडिया गठबंधन अपनी सीटों को बढ़ाने की फिराक में है। मगर जिस तरह से सियासी समीकरण बन रहे हैं, उसमें इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी संभावनाएं नजर नहीं आती। मतदाताओं के बदले मूड और सियासी समीकरण पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, पक्की जीत का दावा, कहां किसकी हवा। बीते चरणों का हाल। तमाम पार्टियां बेहाल। चार सौ पार वाला दाव। कहां तक किसका प्रभाव। उलझ गई इंडिया अलायंस। बीजेपी ने बढ़ाई अपनी आस। साख बजाने की जोर आजमाइश। बाकी चरणों की तेज हुई लड़ाई। भाइयों और बहनों, ये देश का चुनाव है। ये हिंदुस्तान का भविष्य तय करने का चुनाव है। ये चुनाव देश का नेतृत्व चुनने का चुनाव है। कौन है जिसके हाथों में हम ये देश की बागडोर दें, इसका निर्णय करने का चुनाव है। देश कांग्रेस वाली कमजोर, डरपोक और अस्थिर सरकार बिल्कुल नहीं चाहता। आप अपने मोहल्ले में भी ढीला ढाला पुलिस वाला पसंद करते हैं क्या? ढीला ढाला टीचर पसंद करते हैं क्या? टीचर भी मजबूत चाहिए कि नहीं चाहिए? जरा जवाब दीजिए ना। टीचर भी तो मजबूत चाहिए ना। मोहल्ले में पुलिस वाला भी मजबूत चाहिए ना। तो फिर देश को प्रधानमंत्री मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चुनाव का हर एक फेज बेहद महत्वपूर्ण है और एक एक सीट के लिए पार्टियां जद्दोजहद करती हुई नजर आती है। शुरुआती चरण के बाद से सीटों को लेकर जिस तरह से सियासी घमासान तेज हुआ है, इससे उसकी पुष्टि भी हो जाती है। मगर अभी तक जिन सीटों पर चुनाव हुए हैं, उसमें से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी का असर है और उसमें सेंध लगाने की गुंजाइश भी कम ही नजर आती है। बावजूद उसके कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने सिलेक्टेड सीट्स पर अपना फोकस रखा है और इस हिसाब से यह चुनाव ज्यादा चैलेंजिंग हो चुका है। बीजेपी अपनी जीती हुई सीटों को लेकर आश्वस्त है और इसीलिए इस बार उसने दक्षिण भारतीय राज्यों पर फोकस बढ़ाकर इंडिया अलायंस के सामने नई और बड़ी चुनौती पेश की है। इस बार का चुनावी समीकरण इस लिहाज से भी बदला बदला नजर आता है कि पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत को देखते हुए फिलहाल ज्यादातर सीट्स उसके पक्ष में जाती नजर आ रही हैं।
सीटों का आकलन। एक एक चरण के गुजरने के साथ ही पार्टियां अलग अलग राज्यों की ज्यादातर सीटों पर जीत का दावा कर रही हैं। मगर जैसे जैसे सैकड़ों सीटों पर मतदान होते जा रहे हैं, पार्टी नेताओं की परेशानी बढ़ती जा रही है। हर चरण के साथ अगले चरणों को लेकर पार्टी के बीच सियासी घमासान तेज हो रहा है। आधे से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। ये वो सीटें हैं जिस पर पिछले चुनाव में बीजेपी ने विपक्ष को पूरी तरह से धराशायी कर दिया था। उत्तर से लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों की ज्यादातर सीटों पर मतदान हो चुके हैं। ये बहुमत के जादुई आंकड़ों से ज्यादा है। सीटों के हिसाब से अब तक सबसे ज्यादा सीटों पर पहले फेज में मतदान हुए और इन सीटों पर बीजेपी के दावे मजबूत हैं। पहले दो फेज के मतदान तक विपक्ष का जोर कमजोर रहा और इसीलिए बीजेपी कम मत प्रतिशत के बावजूद अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। बीजेपी का सबसे मजबूत पक्ष ये है कि गुजरात से शुरू होकर आगे चरणों में हुए मतदान वाली सीटों पर एनडीए बेहद ही सशक्त है। तीसरे चरण में हुए 10 राज्यों में लोकसभा की जिन सीटों पर दाव लगे, इनमें से 8 राज्यों में एनडीए की सरकार है। एक एक सीट का हिसाब बीजेपी के पास है और बीजेपी पिछले चुनाव की तरह इस बार भी बाजी मारती नजर आती है। हालांकि चुनाव के अगले चरण में दाखिल होने से पहले विपक्ष लगातार सियासी पारे को ऊपर चढ़ा रहा है। 2019 में पहले चरण की 102 सीटों पर बीजेपी को 40 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि दूसरे चरण में 88 सीटों में बीजेपी को 52 सीटों पर जीत मिली थी। तीसरे चरण में 93 सीटों पर वोटिंग कराई गई, जिसमें बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया और 72 सीटों पर जीत दर्ज कर बहुमत हासिल करने की ओर अपने कदम बढ़ाए। बाकी के चरणों में भी बीजेपी अपनी बढ़त बनाए रखी थी। आप कल्पना कर सकते हैं, ये लोग इतने डरे हुए हैं, इनको रात में सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। अब ऐसी पार्टियां, ऐसे नेता जिनको रात में भी सोते सोते पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई दे, क्या इनको देश दे सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को देश दे सकते हैं क्या? ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई, पहना देंगे। चुनाव में वोटिंग ट्रेंड का नतीजों पर जबरदस्त असर माना जाता है। मोदी युग के बाद मतदान प्रतिशत में लगातार इजाफा दर्ज हो रहा है और यह बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा सूत्र भी रहा है। इसी चुनाव में मोदी की जीत की गारंटी दिए जाने के बाद इसमें पिछले चुनावों के मुकाबले वोटिंग ट्रेंड के बढ़ने की उम्मीद की जा रही थी। दरअसल 1% से कम वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी से बीजेपी की दर्जनों सीटें बढ़ी थी। इस बार वोट प्रतिशत के कम होने से विपक्ष को भी बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया। विपक्ष इसको लेकर अलग तरह का नैरेटिव सेट कर रहा है। मत प्रतिशत में गिरावट का चुनावी नतीजों पर असर को लेकर मंथन जारी है और इस बात पर यह कयास लग रहे हैं कि कम मतदान का किसको नुकसान होने वाला है और किसको इसका फायदा होने वाला है। कम मतदान किसका नुकसान? अभी तक के हुए चुनाव में पिछले चुनावों के मुकाबले कम वोटिंग हुई है। वोट प्रतिशत में कमी को लेकर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। विपक्ष इसको चुनावी मुद्दा बनाकर बीजेपी पर हमले कर रहा है, लेकिन इसका दूसरा मतलब यह भी लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने विपक्ष को शिकस्त देने की जो रणनीति बनाई वो इसका अहम हिस्सा है। मत प्रतिशत में कमी को लेकर एक राय यह भी है कि इंडिया अलायंस में शामिल दलों को लग रहा है कि उनके पक्ष में समा बन रहा है। इसके लिए बाकायदा पिछले चुनावों का हवाला भी दिया जा रहा है। 2014 में बीजेपी की सीटों की संख्या 282 थी। 2019 में 0.7% वोट बढ़ने से सीटें 303 हो गई। सहयोगी दलों के सदस्यों को लेकर एनडीए सांसदों की संख्या 2014 में 334 थी, जो 2019 में बढ़कर 353 तक पहुंच गई। इसमें अकेले बीजेपी की भागीदारी 303 सीटों की रही। कांग्रेस को 52 सीटें और उसके नेतृत्व वाले यूपीए को कुल 90 सीटें मिली। 2019 में सीटों की बढ़त के साथ एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन बना। 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी की एनडीए के सिर्फ वोट ही नहीं बढ़े, सीटें भी बढ़ी। बीजेपी ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो ये जो हमारा संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे वो रद्द कर देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। ये चुनाव संविधान को बचाने का, रिजर्वेशन को बचाने का, पब्लिक सेक्टर को बचाने का
रेलवेज को बचाने का चुनाव है। और मैं रायबरेली से बाकी देश को कहना चाहता हूं कि इस देश में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इस संविधान को मिटा दे, फाड़ के फेंक दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले ही दक्षिण भारतीय राज्यों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। खास बात यह कि इस बार बीजेपी का फोकस महज कर्नाटक और तेलंगाना नहीं है, बल्कि सभी 5 राज्यों में अपने वोट शेयर को बढ़ाने के साथ साथ 80 पार सीटों पर जीत हासिल करने का टारगेट है। बीजेपी की दक्षिण विजय की रणनीति कितनी सशक्त है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दक्षिण भारतीय राज्यों में इंडिया गठबंधन का समीकरण पूरी तरह से गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। केरल के जिस वायनाड की सीट को राहुल गांधी के लिए सबसे सेफ माना जा रहा था, वहां का सियासी समीकरण भी कांग्रेस के हक में नहीं रह गया है और इसी का नतीजा है कि बदले सियासी समीकरणों को देखते हुए राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। 400 पार का प्रवेश द्वार। बीजेपी के 400 पार के टारगेट को हासिल करने का दक्षिण भारतीय राज्य प्रवेश द्वार है। इसी को ध्यान में रखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारतीय राज्यों पर अपना फोकस बनाए रखा। इन राज्यों में से तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में इस बार के चुनावी समीकरणों को बदलने की कोशिश की गई और बीजेपी को यहां पर बड़ी जीत की उम्मीद है। हालांकि बीजेपी के लिए इस बार कर्नाटक में चुनौती बड़ी है। दूसरे और अंतिम चरण में उत्तर और मध्य कर्नाटक में ज्यादातर सीटों को चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। 2014 में इन सीटों में 11 सीटें, 2019 में एनडीए ने सभी 14 सीटें जीती। पिछले साल विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने इन सीटों पर जबरदस्त परफॉर्म किया। इन संसदीय सीटों में 7 पर बढ़त कायम की थी। पिछले चुनावों में बीजेपी ने विधानसभा चुनावों की तुलना में लोकसभा के चुनावों में अपने वोट प्रतिशत में औसतन 7% का इजाफा किया। इस बार कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने यहां पर अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस ने जो उम्मीदवार मैदान में उतारे, उनमें आधे से ज्यादा परिवारवाद को आगे बढ़ाते नजर आते हैं। हालांकि बीजेपी ने चुनावी लड़ाई की कमान अपने सबसे तेज तर्रार नेता बीएस येदियुरप्पा और उनके बेटों को थमाकर सियासी बाजी पलटने की कोशिश की। पिछले चुनावों में बीजेपी अपने वोट शेयर को बढ़ाने में सफल रही। इस बार बढ़ोतरी की संभावना नजर आ रही है। इस बार केरल को साधने में भी बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। केरल के बदले सियासी समीकरणों को देखते हुए ही राहुल गांधी ने वायनाड के साथ ही यूपी की रायबरेली सीट से भी चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दक्षिण भारतीय राज्यों में इस बार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन खुद को सेफ नहीं मान रहा। ऐसा लगता है जैसे इंडी गठबंधन वालों ने भारत के खिलाफ ही किसी से सुपारी ले ली है। आप मुझे बताइए, ऐसे स्वार्थी लोग क्या राष्ट्र रक्षा के लिए कड़े फैसले ले सकते हैं क्या? जरा पूरी ताकत से बताइए, कड़े फैसले ले सकते हैं क्या? कड़े फैसले ले सकते हैं क्या? कड़े फैसले ले सकते हैं क्या? ऐसे दल जिनके अंदर कुछ ठिकाना नहीं, वो भारत को मजबूत बना सकते हैं क्या? मजबूत बना सकते हैं क्या? वो तो मजबूर बनाकर छोड़ेंगे। चुनावी प्रचार अभियान के दौरान काफी गर्माहट भी देखने लगी। चुनावी तपिश जो है वो काफी बढ़ गई। एक तरफा दिखने वाले चुनाव में कई सारे नए मोड़ आ गए और इसमें विपक्षी गठबंधन भी बीजेपी को चैलेंज करता हुआ नजर आया। चुनावी प्रचार अभियान में विपक्षी गठबंधन ने संविधान को बदलने और आरक्षण को खत्म करने जैसे मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की जो रणनीति अपनाई, उससे सियासी माहौल जरूर गर्म हुआ, लेकिन नतीजों पर असर डालने के लिहाज से यह अहम नहीं है। दरअसल बीजेपी ने विपक्ष के नैरेटिव को सिरे से नकार दिया और दोनों ही मुद्दों पर मोदी की गारंटी देकर विपक्ष को एक बार फिर से इन मुद्दों पर मानो निहत्था कर दिया। कई सीटों का हिसाब इस तरह का है कि वहां पर बहुत ज्यादा उलटफेर की गुंजाइश है ही नहीं और यह बीजेपी का मजबूत पक्ष है। इंडिया गठबंधन की चुनौती। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय रहा। कांग्रेस और वाम दलों की यहां पर मजबूत स्थिति मानी जाती है। परंपरागत रूप से कांग्रेस की पकड़ वाली इन सीटों पर कांग्रेस और वाम गठबंधन ने इस बार 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। इससे वोट बैंक के बंटवारे की संभावना बढ़ गई और ये बीजेपी के फायदे की बात है। इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती असम में है। कांग्रेस की मुश्किल ये है कि उसे न सिर्फ एनडीए से बल्कि अपने इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल से भी जूझना पड़ रहा है। बिहार, छत्तीसगढ़ और गोवा जैसे राज्यों में बहुत ज्यादा उलटफेर की संभावना नजर नहीं आती।
बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार एनडीए के खेमे में आ चुके हैं और वहां के जातीय समीकरणों को साधने के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। हालांकि राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रहने के बावजूद लालू यादव चुनावी नतीजों की परिभाषा को बदलने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, मगर मौजूदा सूरत हाल में यह संभव होता नजर नहीं आता। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सिर्फ एक सीट हाथ आई और 2023 के विधानसभा में भी इस समीकरणों को बदलने में वो कामयाब नहीं हो पाई। बाय बाय हो रही है उसकी अब। गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। पहले कह रहे थे 400 पार, 400 पार, 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे। भाई और बहनों, लिख लो, आप सारे के सारे लिख लो, जून 4 के बाद नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं होंगे। तो अब सवाल उठता है कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? अगर वो 22 अरबपति बना सकते हैं तो हम करोड़ों लाखपति बना सकते हैं। भाइयों और बहनों, जून 4 हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। करोड़ों लोगों के नाम एक लिस्ट में आएंगे। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 10,000 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 50 नहीं, 70, 80, 90 नहीं, 1 लाख रुपए अंदर। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का चुनावी समीकरण बीजेपी के हक में इशारा कर रहा है। महाराष्ट्र में जहां शरद पवार अपने पारिवारिक कलह में उलझे हैं, तो वहीं बीजेपी शिंदे शिवसेना गुट के साथ मिलकर नई संभावनाएं पैदा कर रही है। पश्चिमी महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना के दोनों धड़ों के वोट का बंटवारा होता है, तो इसका सीधा फायदा एनडीए को मिलना तय है। रही बात मध्य प्रदेश की, तो यहां पर पिछले साल विधानसभा चुनावों में बीजेपी अपनी जीत को यकीनी बनाकर अपने राजनीतिक असर को साबित कर चुकी है और इसीलिए वहां पर कांग्रेस बहुत ज्यादा उम्मीद करने की स्थिति में है ही नहीं। बीजेपी के चुनाव में राजनीतिक असर को देखते हुए इंडिया गठबंधन सिलेक्टेड सीट्स पर ही फोकस बनाए हुए है। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का गणित। महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए शरद पवार ने अपने प्रभाव को भरपूर बढ़ाने की जी तोड़ कोशिश की। अजीत पवार बारामती पर पकड़ बनाए रखने की जुगत में जुटे हैं। एनसीपी और शिवसेना के दोनों धड़ों में वोटों को अगर बांट दें तो एनडीए की चुनाव में अपनी सीटों पर पकड़ बरकरार है। जमीन पर बीजेपी, एनसीपी, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे का शिवसेना गुट आपसी तालमेल में बेहतर काम करता है। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ज्यादा संभावनाएं नजर नहीं आती। 2023 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल करके कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। पहले चरण के चुनाव में मतदान के प्रतिशत में आई गिरावट से बीजेपी परेशान जरूर है, मगर कांग्रेस का जो हाल विधानसभा चुनावों में हुआ उसे देखते हुए वो यहाँ पर जीत की उम्मीद नहीं कर पा रही। हालांकि दक्षिण भारतीय राज्यों के अलावा इंडिया गठबंधन उत्तर भारतीय राज्यों की सिलेक्टेड सीटों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा ये देखा जाना दिलचस्प होने वाला है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। 24 का चुनाव विपक्षी गठबंधन के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। बीजेपी की देश भर में पार्टी के विस्तार के ऐलान से विपक्ष में खलबली है और वो किसी भी कीमत पर उसके विजयी रथ को रोकना चाहती है। मगर जो जोर चुनावी प्रचार अभियान में दिख रहा है वो जमीनी सतह से बिल्कुल अलग है। इंडिया गठबंधन में कई सीटों पर आपसी घमासान मचा हुआ है और चुनाव प्रचार अभियान में भी एकजुटता की कमी नजर आती है। दरअसल सभी दल अपनी अपनी पार्टी की साख को बचाने की कोशिश में है और इंडिया गठबंधन में जो बिखराव है वही बीजेपी के पक्ष को और ज्यादा मजबूती प्रदान करता है। मतदान प्रतिशत में कमी हर एक पार्टी के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है और इससे मतदाताओं के मूड का पता लगाना मुश्किल हो गया है। पक्की जीत का दावा, कहां किसकी हवा के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिएगा भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते।